यूटीपीजी साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कर रहे हो और पीवाईक्यूज को सिर्फ याद नहीं समझकर सॉल्व करना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो। इस वीडियो में हम लैंग्वेज, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉग्निशन के पीवाईक्यूज को इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन, रियल एग्जांपल्स और कॉन्सेप्ट बेस्ड लॉजिक के साथ समझेंगे ताकि एग्जाम में ऑप्शन चूज करना ऑटोमेटिक हो जाए। तो वीडियो को एंड तक देखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। इन वेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल देयर आर इंडेक्स रिप्रेजेंटिंग मेजर कंपोनेंट ऑफ इंटेलिजेंस, यानी वेस्ट फोर में इंडेक्स स्कोर्स मेजर कंपोनेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं। वो कितने स्कोर्स होते हैं? WAIS फोर्थ इंटेलिजेंस को एक सिंगल स्कोर नहीं मानता बल्कि डिफरेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज़ का कॉम्बिनेशन के रूप में मान दिखाता है। इसलिए इसमें 4 इंडेक्स होते हैं। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन जो लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है, परसेप्चुअल रीजनिंग जो विजुअल स्पेशियल थिंकिंग के बारे में बात करता है, वही है वर्किंग मेमोरी जो इन्फॉर्मेशन होल्ड एंड मैनिपुलेट करता है, और फोर्थ है प्रोसेसिंग स्पीड जो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों की बात करता है। ये स्ट्रक्चर इंटेलिजेंस को मल्टी डायमेंशन बनाता है, इसीलिए इसका सही आंसर है आंसर ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट टू क्रिएट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट फॉर असेसमेंट ऑफ अ पर्सन इंटेलिजेंस वाज मेड बाय। सो इंटेलिजेंस असेसमेंट के लिए पहला स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट किसने बनाया? इस स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का मतलब होता है सेम रूल सेम स्कोरिंग साइंटिफिक मेथड। अल्फ्रेड बिनेट ने फ्रेंच में सब पहली बार ऐसा टेस्ट बनाया जिसका एम था स्कूल चिल्ड्रन में लर्निंग डिफिकल्टीज आइडेंटिफाई करना। लेटर इसी टेस्ट से आईक्यू कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए अल्फ्रेड बिनेट। अब हम मूव करते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन नंबर 28। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब टेस्ट यूज बाय बैचलर्स टू मेजर इंटेलिजेंस। अभी हम लोगों ने इस क्वेश्चन के बारे में बात किया है। तो वेस्लर टेस्ट में वर्बल और परफॉर्मेंस सब टेस्ट क्लियरली डिफाइंड होते हैं। कंप्रीहेंशन, ऑब्जेक्ट असेंबली और डिजिटल सिंबल ऑफिशियली इंक्लूड होते हैं, लेकिन विजुअल डिस्कोर्स वेस्लर स्केल का रिकग्नाइज सब टेस्ट नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट चॉइस बनता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है विजुअल डिस्कोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। द ओरिजिनल बिनेट साइमन टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ हाउ मेनी आइटम्स। सो 1905 में जो ओरिजिनल बिनेट साइमन टेस्ट बना था उसमें 30 आइटम्स थे। ये आइटम एज वाइज अरेंज थे और मेमोरी, अटेंशन, इमेजिनेशन जैसे मेंटल प्रोसेसेस टेस्ट करते थे। इसी टेस्ट ने इंटेलिजेंट टेस्टिंग की फाउंडेशन रखी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है 30, यानी कि ऑप्शन डी। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। WAIS फोर्थ का कौन सा ऑप्शन परफॉर्मेंस सब स्केल का हिस्सा नहीं है, यानी विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफॉर्मेंस सब स्केल ऑफ वेस्लर्स एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल फोर्थ। परफॉर्मेंस सब स्केल मेनली विजुअल रीजनिंग, स्पीड और स्पेशियल एबिलिटी मेजर करता है। पिक्चर कंप्लीशन, सिंबल सर्च और मैट्रिक्स रीजनिंग परफॉर्मेंस टास्क है, जबकि आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज वर्बल रीजनिंग से रिलेटेड है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। रावेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स इज अ टेस्ट ऑफ। सो रावेन्स टेस्ट लैंग्वेज फ्री होता है और एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग मेजर करता है। इसमें पैटर्न्स कंप्लीट करने होते हैं, इसीलिए कल्चरल और एजुकेशनल बायस कम होता है। इसी वजह से ये जर्नल इंटेलिजेंस, जिसे जी फैक्टर कहते हैं, का स्ट्रॉन्ग टेस्ट माना जाता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन है इंटेलिजेंस। अब हम क्वेश्चन करने वाले जो क्रिएटिविटी से रिलेटेड होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 32। एट विच स्टेज ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग द रिलेवेंट आइडियाज गेट डिस्कार्टेड and all the patent ideas produced during the process of search get linked to specific desired goal। क्रिएटिव थिंकिंग के कौन से स्टेज में इररिलेवेंट आइडियाज रिजेक्ट होते हैं? क्रिएटिव प्रोसेस में पहला आइडिया जनरेट होता है लेकिन सबसे यूजफुल नहीं होता है। वेरिफिकेशन स्टेज में आइडियाज़ को इवेल्युएट, टेस्ट और फिल्टर किया जाता है। यहीं पर वीक आइडियाज रिजेक्ट और बेस्ट आइडिया फाइनल होता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी वेरिफिकेशन।
Question number 33. Which one of the following is not implied by the term divergent thinking? So, divergent thinking का कोर आइडिया है वन प्रॉब्लम मैनी आंसर्स। अगर थिंकिंग सिर्फ एक ही करेक्ट सॉल्यूशन पे फोकस करे तो वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है। इसलिए सिंगल करेक्ट आंसर एम करना डाइवर्जेंट थिंकिंग का फीचर नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन है एमिंग फॉर अ सिंगल करेक्ट सॉल्यूशन। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 34. So question number 34 है sleeping on the problem how to fund a vacation hoping you will have a better idea when you woke up is an example of। जब हम किसी प्रॉब्लम पर एक्टिवली काम नहीं कर रहे होते हैं जैसे सोते वक्त, लेकिन माइंड अनकॉन्शियसली उस प्रॉब्लम को प्रोसेस करता रहता है, इसे इंक्यूबेशन स्टेज कहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग में इंक्यूबेशन के बाद अचानक आहा मोमेंट आता है जहाँ सॉल्यूशन क्लियर होता है। सो इसका करेक्ट आंसर है इंक्यूबेशन। और यहीं से हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 लैंग्वेज के related questions होंगे। So refers to the rule governing the structure and sequences of speech sound। तो स्पीच साउंड के स्ट्रक्चर और सीक्वेंस के रूल्स को क्या कहते हैं? लैंग्वेज में वर्ड्स को किस ऑर्डर में अरेंज किया जाएगा, कौन सा वर्ड पहले और कौन सा बाद में आएगा, ये सब सिंटैक्स के रूल डिसाइड करते हैं। सिंटैक्स गलत हो तो सेंटेंस मीनिंगलेस या ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, चाहे वर्ड सही हो। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी सिंटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है refers to rules for engaging a appropriate effective communication। So appropriate and effective communication के रूल्स को क्या कहते हैं? तो प्रेगमेटिक्स लैंग्वेज का वो एस्पेक्ट है जो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से लैंग्वेज यूज करना सिखाता है, जैसे सिचुएशन, लिसनर और सोशल नॉर्म्स। एग्जाम्पल, टीचर से बात करना और दोस्त से बात करना वर्ड सेम हो सकते हैं पर स्टाइल अलग अलग होता है। तो करेक्ट आंसर है प्रेगमेटिक्स। Now we are moving to our next question, question number 37. The smallest meaningful units in the structure of language are called। So मोरफिन्स लैंग्वेज की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जिनके पास मीनिंग होता है। फोनेम्स सिर्फ साउंड होते हैं, मीनिंग नहीं, जबकि मोरफिन्स मीनिंग कन्वे करते हैं, जैसे एड, एस, एक्सेट्रास। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी मोरफिन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। बायोलॉजिकली और ऑर्गेनाइज्ड मेंटल स्ट्रक्चर इन द ब्रेन दैट फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड। सो ब्रेन की बायोलॉजिकली और ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर जो लैंग्वेज लर्निंग में मदद करती है उसे क्या कहते हैं? नोम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग ह्यूमन के पास एक इनेट मैकेनिज्म होता है जिसे लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD कहते हैं। यह बच्चों को बिना फॉर्मल टीचिंग के लैंग्वेज सीखने में मदद करता है। सो हमारा करेक्ट आंसर है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। Question number 39. Children's understanding of turn taking and perspective taking in interpersonal communication is an indicator of developments। So, कन्वर्सेशन में बारी बारी बोलना, टर्न टेकिंग और दूसरों के पॉइंट ऑफ व्यू को समझना सोशल कम्युनिकेशन डेवलपमेंट का साइन है। ये बताता है कि चाइल्ड इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन और सोशल अंडरस्टैंड डेवलप कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा सोशल डेवलपमेंट, इंटर कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, ये सभी चीज़ें प्रेगमेटिक्स के अंदर आती हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए प्रेगमेटिक्स। Now we are moving to our next question. Question is, which part of brain responsible for language development? यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए ब्रेन का कौन सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल होता है? सो लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग और प्रोडक्शन प्राइमरीली सेरेब्रल कॉर्टेक्स से रिलेटेड होता है, खासकर लेफ्ट हेमिस्फीयर के एरियाज जैसे ब्रोका एंड वर्निक्स बोलते हैं। हायर कॉग्निटिव फंक्शन जैसे लैंग्वेज, थिंकिंग और रीजनिंग कॉर्टेक्स में ही प्रोसेस होते हैं, जिसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। अब हम बात करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 41। प्रपोजेस दैट द वर्ड people use to determine how they think of themselves and the world
इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज सिर्फ एक्सप्रेशन का टूल नहीं है बल्कि थिंकिंग को शेप करती है। जो लैंग्वेज स्ट्रक्चर हम यूज़ करते हैं वही हमारी रियलिटी को परसीव करने का तरीका बन जाता है। ये आइडिया सेपियर वर्ल्ड हाइपोथेसिस या लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी से आता है। सो हमारा करेक्ट ऑप्शन है लिंग्विस्टिक रिलेटिविटी हाइपोथेसिस। अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हमारा अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड कॉग्निशन से रिलेटेड होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 42, नेम द टेक्निक ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इन विच द ओवरऑल प्रॉब्लम इज डिवाइड इनटू स्मॉलर पार्ट एंड एफर्ट्स आर मेड टू सॉल्व ईच पार्ट इन टर्न। प्रॉब्लम को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है? जब एक बड़ी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सब गोल्स में तोड़ दिया जाता है तो उसे सॉल्व करना आसान हो जाता है। इस प्रोसेस में प्रेजेंट स्टेट और गोल स्टेट के बीच गैप सिस्टमेटिकली रिड्यूस किया जाता है। ये टेक्निक मीन्स एंड एनालिसिस कहलाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मीन्स एंड एनालिसिस। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, अ जनरल मेथड फॉर डीलिंग द इन्वायरमेंट इज नोन एज। सो इन्वायरमेंट से डील करने का जनरल मेथड क्या कहलाता है? जिस तरह से इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन को परसीव करता है, प्रोसेस करता है और रिस्पॉन्ड करता है, उसे उसका कॉग्निटिव स्टाइल कहते हैं। ये इंटेलिजेंस या पर्सनालिटी से अलग होता है क्योंकि ये हाउ पर फोकस करता है, हाउ मच पर नहीं। सो हमारा करेक्ट आंसर है कॉग्निटिव स्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्रिटिकल थिंकिंग मीन्स मेकिंग जजमेंट बेस्ड ऑन। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब क्या होता है? तो क्रिटिकल थिंकिंग इमोशनल या अथॉरिटी पर डिपेंड नहीं करती। इसमें इंफॉर्मेशन को लॉजिकली एनालाइज किया जाता है, एविडेंस चेक किया जाता है और अनबायस्ड जजमेंट लिया जाता है। इसलिए ये रीजन लॉजिकल इवोल्यूशन पर बेस्ड होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है रीजन एंड लॉजिक इवोल्यूशन। तो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। अब क्वेश्चन है 45, a technique of problem solving, a set of rules that precisely define a sequence of operations refers to which one of the following। रूल्स का फिक्स सीक्वेंस जो प्रॉब्लम सॉल्व करे उसे क्या कहते हैं? जब प्रॉब्लम सॉल्विंग एक वेल डिफाइंड स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करती है तो रिजल्ट गारंटीड होता है। मैथमेटिकल फार्मूलाज और कंप्यूटर प्रोग्राम इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। सो इस अप्रोच को एल्गोरिथम कहा जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर है एल्गोरिथम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस बिगिंस विथ। प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस किस स्टेज से शुरू होती है? किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले समझना जरूरी होता है कि प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। अगर डिफिकल्टी ही क्लियर नहीं होगी तो सॉल्यूशन गलत डायरेक्शन में चले जाएगा। इसलिए पहले स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। सो हमारा करेक्ट आंसर है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफिकल्टी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉग्निशन रेफर्स टू। कॉग्निशन सिर्फ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर नहीं बल्कि उन मेंटल प्रोसेसेस को कहते हैं जो बिहेवियर के पीछे काम करता है, जिसे थिंकिंग, रीजनिंग, रिमेम्बरिंग एक्सेट्राज। ये सब प्रोसेसेस इंटरनली अकर होता है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मेंटल इवेंट्स दैट टेक प्लेस विद व्हाइल अ पर्सन इज बिहेविंग इज द राइट आंसर। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 48, a process associated with finding solution to a problem which cannot be solved by mere production of earlier solution and during which of the individual on the basis of her and past experience identifies a sequential set of arguments, evaluate these and decides upon a solution refers to which of the following। ये देखने में तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन लगता है क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो आधे लोग इसको पढ़ते ही नहीं ढंग से, तो वो ऐसे ही छोड़ देते हैं। पर हम नहीं छोड़ेंगे क्योंकि सिंपल सा इन्होंने पूछा है, सिक्वेंशियल आर्गुमेंट्स प्लस इवोल्यूशन प्लस डिसीजन किस थिंकिंग को दिखाता है। सिंपल क्वेश्चन। जब प्रॉब्लम पास सोल्यूशन को सॉल्व नहीं होता है और पर्सन लॉजिकली स्टेप फॉलो करता है तो आर्गुमेंट एनालाइज करता है और बेस्ट सोल्यूशन चूज करता है। तो ये कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग का एग्जाम्पल। तुम्हारा आंसर ऑप्शन डी, कॉन्सेप्चुअल थिंकिंग। Now, 49th question. According to which theory problem solving is conceptualized as an effort of recognize the situation and display of a combination of goal directed rather than disconnect to trial and error responses in order to find solution?
प्रॉब्लम सॉल्विंग को रीऑर्गेनाइजेशन के रूप में कौन सी थ्योरी दिखती है? गेस्टाल्ट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्रायल एरर नहीं होती, बल्कि सॉल्यूशन को पूरी तरह से नए स्ट्रक्चर में देखना पड़ता है। इनसाइट लर्निंग इसी का कोर है। सो हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, गेस्टाल्ट थ्योरी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकिंग रीजनेबल जजमेंट अबाउट द क्लेम्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ थिंकिंग? सो क्वेश्चन है, क्लेम पर रीजनिंग जजमेंट कौन सा थिंकिंग टाइप है? जब हम आर्ग्यूमेंट्स को एनालाइज करते हैं, एविडेंस चेक करते हैं, कंक्लूजन निकालते हैं, तो हम क्रिटिकल थिंकिंग उस यूज करते हैं। ये ना तो डाइवर्जेंट है और ना ही सिर्फ क्रिएटिव बल्कि इवेल्युएटिव होती है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, क्रिटिकल थिंकिंग। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये डिटेल एक्सप्लेनेशन सच में हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी एक लाइक मेरी मेहनत की सबसे बड़ी मोटिवेशन है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए ताकि CUT साइकोलॉजी के ऐसे ही कॉन्सेप्ट क्लियर वीडियोस आपको सबसे पहले मिले। और अगर कोई वीडियो में कोई आपको डाउट हो, कन्फ्यूजन हो या रिक्वेस्ट हो तो कमेंट में लिखिए, मैं पर्सनली जवाब दूंगी आप सभी के डाउट्स के। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हमारे नेक्स्ट यूनिट 7 के साथ। सो तब तक याद रखिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो सिलेक्शन भी क्लियर होगा। थैंक यू।